शरद पवार जी, रमेश चेन्निथाला जी, नाना पटोले जी, थोराट जी, वडेट्टीवार जी, सतेज बंटी पाटिल जी, विशाल पाटिल जी, विश्वजीत कदम जी, स्टेज पे सीनियर वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन के नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, आपने सबको डरा रखा है, बीजेपी वालों को, और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कदम जी की याद में हम यहां आए हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को, महाराष्ट्र को, देश को दी, विकास का काम किया, शिक्षा का काम किया और कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे दिल से पूरी जिंदगी भर वो खड़े रहे। जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी, तब भी कदम जी उनके साथ थे। 2 बजे रात को उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, 2 बजे रात को पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। तो आज हम उनकी याद करते हैं। महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है। अलग अलग लोगों ने यहां पर प्रोग्रेसिव काम किया, जनता को एक साथ लेकर इंस्पायर किया, और वो लोग महाराष्ट्र को रास्ता दिखाते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। शिवाजी महाराज जी, शाहू महाराज जी, फूले जी, अंबेडकर जी, इन सब ने महाराष्ट्र को नहीं मगर पूरे देश को जीने का तरीका, प्रगति और इंस्पिरेशन दिया। और मैंने खारगे जी से आज कहा, कांग्रेस प्रेसिडेंट है तो अंदर की बात आपको बताता हूं। हम जैसे ही लैंड किए तो मैंने खारगे जी से कहा कि खारगे जी, मैंने एक बात नोटिस की है। तो उन्होंने कहा, क्या? मैंने कहा, मैं आपके साथ कर्नाटक जाता हूं तो आप बहुत खुश हो जाते हो। जैसे ही आप जहाज से उतरते हो, चेहरे पे मुस्कान होती है। मगर मैंने एक और बात देखी है, जब आप महाराष्ट्र आते हो तब भी आप बड़े खुश होते हो, आपके चेहरे पे मुस्कान होती है। तो 1 सेकंड में उन्होंने जवाब दिया, राहुल, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत गहरी घुसी हुई है, इसलिए जब मैं यहां आता हूं मुझे खुशी होती है। यहां पे विचारधारा कांग्रेस की है, अंबेडकर जी की है, शिवाजी महाराज, फूले जी की है, और इसीलिए मुझे यहां आकर उतनी ही खुशी होती है जितनी मुझे कर्नाटक में जाकर होती है। और यही मेरी फीलिंग है।
जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश है हमारी विचारधारा का गढ़ है, फाउंडेशन है, और आप लोगों के डीएनए में हमारी विचारधारा है। और लड़ाई विचारधारा की है। जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। पहले पॉलिटिक्स चलती थी, राजनीति चलती थी। आज हिंदुस्तान में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा का युद्ध चल रहा है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और ये सब महापुरुष, और दूसरी तरफ बीजेपी। हम सोशल प्रोग्रेस चाहते हैं, हम सबको जोड़कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा मिले, दलित दलित रहें, पिछड़े लोग पिछड़े रहें, आदिवासी आदिवासी रहें, और जो जात का ढांचा है वो वैसा का वैसा रहे। ये हम दोनों के बीच में लड़ाई है, और ये आपको पूरे देश में दिखेगी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। मणिपुर देखिए, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, मगर आज तक 1.5 साल हो गया, आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बीजेपी के लोगों ने आग लगाई। तो ये लड़ाई चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर चला। नहीं, मैं अकेला नहीं चला था, लाखों लोग हमारे साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे। महाराष्ट्र में, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर प्रदेश के लोग चले थे, और एक लक्ष्य था जो एक लाइन में हमने कह दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। हमें नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की राजनीति चाहिए, मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। हम भाईचारा देखना चाहते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं। यह फर्क है। आप देखिए, देश के कोने कोने में ये लोग नफरत फैलाते हैं, और ये नई चीज नहीं है, ये सदियों से कर रहे हैं। और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। इससे पहले यही लड़ाई फूले जी ने लड़ी, यही लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी। विचारधारा उनकी और हमारी मिलती है। उनकी विचारधारा में और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। चाहे वो अंबेडकर जी हों, शाहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, फूले जी हों, अगर आप उनको पढ़ें, उनके आइडियाज को देखें, समझें, तो आपको पता लगेगा कि फूले जी के आइडियाज, अंबेडकर जी के आइडियाज, शिवाजी महाराज के आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज है। और चुनाव में हमने साफ कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, जहां भी ये अपने लोग डाल सकते हैं,
वहां ये अपने लोग डाल देते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हो, लीगल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये मेरिट नहीं देखते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है। अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। और हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने कहा कि देखिए, देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। मैंने कुछ गलत बोला? सही बोला ना कि यह पता लगाना है, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये कितने हैं, इनकी आबादी कितनी है और इनका हक क्या है और कौन सी संस्थाओं में इनके लोग हैं। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात हैं। बीजेपी के लोग एकदम कहते हैं नहीं, हमने दबाव डाला, न्याय यात्रा की, और पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है, तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं। इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है, कौन से वर्ग को हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, यह हम जानना चाहते हैं और यह हम काम करवा के दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, आज हमने कदम जी की मूर्ति का उद्घाटन किया और जब मैं वहां था, मैं सोच रहा था कि कदम जी ने 60 साल आपके साथ काम किया, ट्रांसपेरेंसी के साथ, मोहब्बत के साथ उन्होंने काम किया, ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। 60 साल में उन्होंने आपसे कभी माफी नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। यह सच्चाई है। माफी जो ही वही मांगता है जो गलत काम करता है। जिसने गलती ही नहीं की, उसको माफी किस चीज की मांगनी है? यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की,
मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। और शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण, गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण वो मूर्ति गिर जाती है। शिवाजी महाराज का अपमान किया है और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को यह भी समझाना चाहिए कि आप सिर्फ 2 लोगों की सरकार क्यों चलाते हो। जहां भी हम देखते हैं बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट अदानी और अंबानी जी को मिलते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। पार्लियामेंट में किसी का नाम लिया जा सकता है, मगर पहली बार मुझे कहा गया कि पार्लियामेंट हाउस में अपने भाषण में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता हूं। तो फिर मैंने कहा ठीक है भैया, आप चाहते हो कि मैं ना लूं, मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अगर अंबानी अदानी नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ और कह देता हूं। तो मैंने उनका नया नाम बनाया है A1 और A2। पूरा का पूरा काम A1 और A2 का हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए माफी किसी से नहीं मांगी। काले कानून आए, किसानों से उनका हक छीनने वाले कानून, 700 किसान शहीद हुए। हमने पार्लियामेंट में कहा कि 2 मिनट इनके लिए मौन रखा जाए। हमें कहा जाता है नहीं, ये शहीद नहीं है। दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया। जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं उनको नोटबंदी से, गलत जीएसटी से आपने खत्म कर दिया। अरबपतियों का रास्ता खोलने के लिए उनसे भी आप माफी मांगिए, नोटबंदी की माफी मांगिए, गलत जीएसटी की माफी मांगिए। और नतीजा क्या है कि आज अगर युवा रोजगार चाहता है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में कहीं भी अगर रोजगार चाहता है, उसे रोजगार नहीं मिल सकता।
क्यों? क्योंकि जो कंपनियां उसे रोजगार देती थी, जो छोटी कंपनी थी, मिडिल साइज कंपनी थी, वो सब बंद हो गई, खत्म हो गई। भाइयों और बहनों, अंबानी और अदानी इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले दे सकते हैं, रोजगार मीडियम साइज बिजनेस वाले दे सकते हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, ये लोग दे सकते हैं। आज हिंदुस्तान में नया मॉडल है, चाइना का माल आता है, वही 10-12 अरबपति उस माल को बेचते हैं। आप मोबाइल फोन के पीछे देख लीजिए मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देख लीजिए मेड इन बांग्लादेश, जूते के नीचे देखिए मेड इन वियतनाम, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन इंडिया, आपको कहीं नहीं दिख सकता। और ये सारा का सारा माल ये अरबपति बेचते हैं। नुकसान किसका होता है? हिंदुस्तान के युवाओं का होता है। हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस हैं, मिडिल साइज बिजनेस हैं, जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, उनका होता है। फायदा किसका होता है? नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग होती है, अदानी और अंबानी जी का फायदा होता है। और दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, उसमें 20-25 लोग हैं, और दूसरा मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन 20-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का आज तक कर्जा माफ नहीं किया है। हमने 70,000 करोड़ रुपए किया था जब हमारी सरकार थी। आप सोचो, 70,000 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के सारे किसानों का कर्जा माफ किया था। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए 22-25 लोगों को दिया है। ये हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान हो। अगर बैंक के दरवाजे अरबपतियों के लिए खुले हैं, तो बैंक के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए खुले होने चाहिए। अगर उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, तो फिर गरीबों का भी 16 लाख करोड़ रुपए माफ होना चाहिए। और अगर गरीबों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं हो रहा है, तो फिर उनका नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। और यही लड़ाई महाराष्ट्र में है। आप यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहां बेरोजगारी देखिए। थैंक यू। बेरोजगारी देखिए, हर एरिया में आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है, भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा बन के दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। तो जहां भी आप देखोगे आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। बाहर के लोग यहां आकर आपके कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं, दूसरे स्टेट के लोग यहां आकर आपसे कॉन्ट्रैक्ट छीन जाते हैं। ये हम बदलना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोहब्बत की दुकान वाले कार्यकर्ता, बब्बर शेख, मैं जानता हूं कि यहां पे आप महाराष्ट्र की सरकार लाने जा रहे हो। अपना खून पसीना देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार, किसानों की सरकार, बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों की सरकार, हर वर्ग की सरकार आप लाने जा रहे हो। जहां भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है कि राहुल आपको यहां आना है, यहां आना है, यहां आना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अंत में मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। धन्यवाद, नमस्कार,
जय हिंद। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा या आज़ादी के बाद का कांग्रेस का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान, इसका वर्णन किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और भारत को समझने की बड़ी ईमानदार कोशिश उन्होंने इससे की है। इसके बाद मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। मैं अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। इस देश की संसद में अपनी गरिमामय उपस्थिति से माहौल को सबसे ज्यादा धरती पर लाने वाले व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इस मंच पर बैठे हुए अपोजिशन पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी, सीनियर लीडर वरिष्ठ नेता श्री शरद पवार जी, रमेश चेन्निताला जी, नाना पटोले जी, सुशील कुमार शिंदे जी, पृथ्वीराज चौहान जी, बाला साहेब थोरात जी, विजय वडेट्टीवार जी, बसून घ्या, सतेज बंटी पाटील 5 जी, मिनिटच आहेत, बसून घ्या विशाल पाटिल जी, सर्वांना विश्वजीत विनंती, कदम बसून घ्या। जी और मंच पर बैठे हुए सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए भाइयों बहनों, मेरे किसान भाइयों, माताओं, युवा लीडर्स और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो हमारे सभी नेता आपके सामने अपनी बात रखी है। मैं महाराष्ट्र के लोगों को और महाराष्ट्र के विचारधारा को पहले से ही समझता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज की ये धरती है, इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। लोकमान्य तिलक, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसी कई विचारधाराओं के और समाज सुधारकों ने इस विचारधारा को जो फैलाया है वो सिर्फ महाराष्ट्र वालों ने किया है। इस धरती के सपूत और कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री वाईबी चौहान, वसंत दादा पाटिल समेत सभी प्रमुख नेताओं को यहाँ पर मैं नमन करता हूँ और उन्होंने जो योगदान दिया है उससे ये महाराष्ट्र बन चुका है। थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर पतंगराव कदम जी की मूर्ति का लोकार्पण किया और उनकी याद में बना हुआ संग्रहालय के भी हमने लोगों को समर्पित किया। पतंगराव जी शून्य से शिखर तक पहुंचे। उनका जीवन एक साधारण शिक्षक की सफलता की कहानी है। ये आम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक गरीब किसान परिवार में पैदा होकर मेहनत और विजन के बूते उन्होंने शानदार काम शिक्षण क्षेत्र में किया और इस भाग के लोगों को उन्होंने अपना योगदान दिया। सांगली से दिल्ली तक ये शिक्षण क्षेत्र फैला हुआ है, हर क्षेत्र में है। केजी से लेकर
यूजी तक, और सभी लोग इस संस्था को इतना प्रेम करते हैं कि खासकर किसान लोग यहाँ पर जो शिक्षण लेते हैं, उनके बच्चे शिक्षण लेते हैं, उसको बहुत याद करते हैं। और उनके सुपुत्र विश्वजीत कदम भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। उन्होंने उस संस्था को संभाला है, आगे लेके चल रहे हैं, और हमारे पार्टी के ओर से वो जो बार बार चुन के आ रहे हैं, ये उनका पिताजी का आशीर्वाद है। और शिक्षण संस्था में उन्होंने जो काम किया उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, विश्वजीत कदम जी यंग है, एनर्जेटिक है, और उन्होंने अपने असेंबली क्षेत्र में, मैं सुना, 1,40,000 से उन्होंने जीता है। यानी करीब जो मोदी पार्लियामेंट में जीता है, उतने ही वोटों से उन्होंने असेंबली में जीता है। मोदी पार्लियामेंट में उन्होंने जीता 1,70,000 से, लेकिन इन्होंने एक ही असेंबली में 1,40,000 वोटों से जीता। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी देन है और आपका आशीर्वाद है। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो कोई भी पॉलिटिक्स में, कोई भी इस क्षेत्र में यशस्वी नहीं बनता। तो इसीलिए जो पतंगराव जी ने 1964 में अपनी संस्था शुरू की, वो संस्था बहुत अच्छी चल रही। मैं अभी शरद पवार जी से बात किया, वो बोले, मैंने पूछा कब उन्होंने ये संस्था शुरू की, तब पवार जी बोले, हम सब एक ही दफा शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ की और बड़े बड़े हमने इस क्षेत्र में कामयाबी की है। पतंगराव शुगर फैक्ट्री बनाए, पतंगराव डीसीसी कोऑपरेटिव बैंक्स में भी उनका अच्छा योगदान है। हर ये जो भारतीय विद्यापीठ स्थापित किए, आज दिल्ली में भी ये चमक रही है। इसीलिए उन्होंने मिनिस्टर बनके इरिगेशन में काम किया, सिंचाई में, कोऑपरेशन में काम किया, ग्रामीण विकास में, इंडस्ट्री में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी योगदान दी है। और उनका जो आज पुतला देखा मैं, वो पुतला ऐसा पुतला नहीं जो मोदी ने उद्घाटन किया वो गिर गया। शिवाजी महाराज हम सबके चाहते हैं और इस देश को सेवा करने में, लड़ने में, देश के लोगों को मजबूत करने में जो शिवाजी महाराज काम किए, उनका पुतला मोदी का हाथ लगते ही गिर गया। वो एक ही नहीं गिर गया, कहां फूल का उद्घाटन किए, अहमदाबाद में वो फूल गिर गया। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किए, वो सब टपक रहा है। सुने नहीं आप? टपक रहा है। तो जहां पर भी वो गए हैं, चुनाव के दृष्टि से गड़बड़ी में सब कुछ बना लेना, उद्घाटन करना और उसके बाद 6 महीने में, 8 महीने में वो बिल्डिंग सब गिर रहे हैं। तो ये मोदी जी वोटों के लिए ये काम करते हैं। ये अच्छा रहो, बिल्डिंग अच्छी रहे,
इसके बारे में मालूमात नहीं लेते। अरे उनके पास सब चीजें तैयार रहती है। प्राइम मिनिस्टर जब आता है उद्घाटन करने के लिए, यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ की सरकार, सब लोग देख रेख करना चाहते हैं। मैं समझता हूं इसमें कोई कमी है तो गड़बड़ी हुई। जो एक तो जिस आर्किटेक्चर ने बनाया, उन्होंने ये मूर्ति बनाई क्योंकि उनको कहा गया मोदी जी भाई आ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी में शिवाजी का पुतला गिर गया और महाराष्ट्र का जो नाम था आज सारे देश में बदनाम हुआ। आज जो पतंगराव की मूर्ति ठहरी है वो इसी महाराष्ट्र के आदमी ने, सुतार ने बनाया है। सुतार मैं समझता हूं जलगांव के हैं, इधर के ही है, मराठवाड़ा के। उन्होंने बनाया, एक मूर्ति नहीं, पार्लियामेंट में जितने मूर्तियां आज ठहरे हुए हैं वो सभी मूर्ति महाराष्ट्र के एक कर्ता धर्ता ने, सुतार ने बनाया है। मजबूत है, 50 साल से 60 साल से मूर्तियां हैं। लेकिन यहां आरएसएस के लोग जोश में आकर बनाए, लेकिन ठीक नहीं बनने की वजह से आज पूरा महाराष्ट्र का अपमान और देश का भी अपमान हो रहा है। भाइयों, मैं और एक बात आपको बनाना चाहता हूं। एजुकेशन में आरएसएस अपना हाथ फैला रही है, सिलेबस चेंज कर रही है और संविधान को भी हटाना चाहती है। संविधान को हम हटाना नहीं थे, उसका मजबूत, हम संविधान को मजबूत रखने के लिए हम काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने तो बीड़ा उठाया, संविधान को हम बचाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, ये कहकर उन्होंने सारे देश में दौरा किया और संविधान को बचाने के लिए उन्होंने जो काम किया, आज गठबंधन की मेजॉरिटी नजदीक आ गई। अगर 20 सीट हमको मिलते तो मोदी सरकार आपको दिखती नहीं थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपके हाथ में है संविधान को बचाना, संविधान को निकालना, ये आपके हाथ में है। मोदी और आरएसएस ये तो इसको निकालना चाहते हैं संविधान को। बाबा साहब अंबेडकर बनाया हुआ संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, इससे पहले भी जब संविधान बना तब दिल्ली में, नागपुर में इन्होंने ये कहा कि ये जो भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने जो बनाया है, वो बाबा साहब नहीं कहते थे, अंबेडकर ने जो बनाया है वो ठीक नहीं है। मनुस्मृति में जो कानून है, जो चीजें विचारधारा है, ये संविधान में नहीं है। इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानते। ये कहा, तुम देखिए, पढ़िए। और मेरे को ताजुब होता है कि महाराष्ट्र की विचारधारा, अरे ये फुले की विचारधारा है, या अंबेडकर की विचारधारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है। इसको आप भूल रहे हो और उनको पनपने दे रहे हो महाराष्ट्र में बीजेपी के नाम से। और जो सही शिवसेना कौन सी है, परसों इलेक्शन में आप देखे हैं, सही शिवसेना हमारे आघाड़ी के साथ है, सही एनसीपी शरद पवार के साथ है। ये सब सही लोग हमारे साथ हैं, नकली लोग उधर है।
इसीलिए आपको सोच समझ के इस इस असेंबली इलेक्शन में आप पूरा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मदद करना चाहिए, उसको लाना चाहिए, तभी देश की सुरक्षा हो सकती है। हम हमारे लिए नहीं कर रहे, ये देश के संविधान को बचाने के लिए, आप सबके हकूक को बचाने के लिए। बहुत लोग नहीं जानते, क्या यहां के बहुत से लोग आजादी के पहले वोटर थे? मुझे जवाब दो, आप वोटर थे आजादी के पहले? क्या 18 साल के बच्चे वोटर थे? मुझे बताओ। 21 साल वाले थे, वो भी वोटर थे? नहीं। जब संविधान आया, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग मिलकर तुमको आजाद वोटिंग दिलाई। स्त्री को, पुरुष को, नौजवानों को, सबको अगर वोटिंग का अधिकार मिला, ये कांग्रेस के वजह से मिला, और ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, नेहरू जी की सोच, इसके वजह से मिला। कम से कम ये तो सोच लीजिए। लेकिन आज जो लोग संविधान को विरोध किए, उनके हाथ में सत्ता आपने सौंपी है। यह काम किसने किया? ये मोदी ने किया। तोड़ फोड़ का काम कौन कर सकते हैं सिवाय मोदी के? सबको तोड़ने का। महाराष्ट्र में तोड़े, इससे पहले कर्नाटक तोड़े, गोवा तोड़े, मणिपुर तोड़े, सब जगह तोड़ दिए। लेकिन लोग आज मजबूत है। पुरोगामी विचारधारा को आप सपोर्ट करो। अगर पुरोगामी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा शिक्षण संस्था नहीं रहेंगे, शुगर फैक्ट्री नहीं रहेंगे, कोऑपरेटिव फैक्ट्री नहीं रहेंगे। शाह ने कोऑपरेटिव मंत्री बन गया इस देश में। मैं पहले कई बार कहता था कि जो होम मिनिस्टर रहता है वो कभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नहीं लिया। सुशील कुमार शिंदे यहाँ बैठे हैं, वो होम मिनिस्टर थे, क्या उनके साथ ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था? इससे पहले अनेक लोग थे, कोई भी नहीं लिया। इन्होंने इसलिए लिया कि शुगर फैक्ट्रियों के तोड़ना, शुगर फैक्ट्रियों के लोगों को दबाना और डीसीसी बैंक को दबाना, और जो नोटबंदी हुई, उस नोटबंदी के काले पैसे सफेद करने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंकों का उपयोग किया गया। ये असल है। चोरी का माल वहां पर छिपाने के लिए ये लिया गया। और वही लोग बोलते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहिए। और शिक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा ये कहा, शिक्षित बनो, एजुकेट देन ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। शिक्षण लो, संगठन बनाओ और अन्याय के विरुद्ध तुम लड़ो। ये उनका संदेश था। ये आज भी महाराष्ट्र के इस भाग के लोगों का यही संदेश है। हर बच्चे को पढ़ा रहे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, सब चीजें यहाँ पर कोल्हापुर हो और हमारे सांगली हो, सातारा हो, या अपने पुणे हो, बारामती हो, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आगे बढ़े हैं। तो इसलिए आप लोग, हमारे सारे साथी, इसको याद रखिए। और मैं फुले की एक बात आपके सामने रखूंगा। साथियों, आज तो शिक्षक दिवस है, मनाया जाता है। इस मौके पर
मैं महात्मा ज्योतिबा फुले की पंक्ति को याद करता हूं, विद्ये विना मती गेली। काय गेला? मती बोले तो क्या है मालूम? विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, और गति विना वित्त गेले, वित्त विना सूत्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्ये ने केले। यानी जिसके पास विद्या नहीं है वो कुछ भी काम का नहीं है। और विद्या ये शूद्रों को नहीं मिला आसानी से। ये संविधान आने के बाद सब शूद्रों ने स्कूल खोला, कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज। इसका तो याद रखिए। अरे जो लोग तुम्हारे को नजदीक आने नहीं देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, पढ़ना है तो मनुस्मृति को लेकर वही पढ़ते थे, दूसरे कोई नहीं पढ़ते थे। लेकिन हमको याद नहीं है। अरे हम स्कूल के बाहर बैठते थे, आपको याद नहीं। आप अंदर अभी आ गए तो आपको नजदीक नहीं बिठाते थे, वो भी आपको याद। फिर क्या याद रखेंगे आप? ऐसा ही राज इस देश में आरएसएस और बीजेपी लाना चाहती है। ऐसे ही राज, ऐसे ही शिक्षा, मनु की शिक्षा विचारधारा को ये शिक्षण क्षेत्र में लाना चाहते हैं। इसके लिए आप मजबूत बनना है, इसके लिए डेमोक्रेसी को आप टिकाना है। अगर डेमोक्रेसी को आप टिकाएंगे नहीं तो समझिए कि हमको बुरे दिन आने वाले हैं। भाइयों, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये दिल से कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग पिछले का याद नहीं रखेंगे। जो हमारे लिए लड़े हैं, आज़ादी के लिए लड़े हैं, इनके लिए हमको याद रखना है। और आज़ादी आने के बाद जो आज मेवा खाते बैठे हैं, उनको आप कहना चाहिए, भाइयों बस मेहनत करा मुर्गा, अंडा खाया फकीर, ऐसा होता है, तुम्हारा बस करो। मेहनत तो अपने लोग किए, कांग्रेस के लोग किए, और जो लोग लड़ते हैं वो किसी को डरते नहीं। अब राहुल गांधी जी ने हमेशा अपनी बात रखने में कभी डरे नहीं और डरेंगे भी नहीं। और पार्लियामेंट में जब उन्होंने बात शुरू की अपोजिशन पार्टी के नेता के रूप में, तब सब कुछ उन्होंने बताया। सब भगवान के साथ उन्होंने बोला शंकर जी कैसे हैं, क्या बोलते हैं, किस विचारधारा के, गुरु नानक कैसे हैं, और पैगंबर कैसे हैं। हर नेताओं के, हर जो धर्म के मुखिया हैं, उनके फोटो देखकर सब लोग परेशान हो गए। ये मोदी कभी अपेक्षा नहीं किए थे। मोदी जी हमेशा सिर्फ अपने विचारों से चलते हैं। कैसा दबाना, ईडी में कैसा दबाना, सीबीआई लेकर कैसा दबाना, विजिलेंस को लेकर कैसा करना, ये काम मोदी करते हैं। मैं एक बार पेपर में देखा कि मुझे मालूम नहीं, शाह और मोदी को क्या प्रेम हमारे शरद पवार जी के ऊपर आया मालूम नहीं। एकदम उन्होंने उनको भी पूछा नहीं, सीधा उन्होंने झट प्लस सिक्योरिटी का अनाउंस कर दिया। अरे जब जरूरत थी उस वक्त तुमने नहीं दिया। अब तो लोग उनका संरक्षण करने के लिए तैयार है, अब झट सिक्योरिटी तुम्हारी चाहिए नहीं। तुम्हारा झट सिक्योरिटी तुम रख लो। वही शरद पवार जी ने कहा अब जरूरी नहीं, मैं लेने वाला नहीं।
तो ये अपने लिए कुछ ना कुछ करने के लिए दूसरों को कुछ उनको भी हमने दिया, क्योंकि वो डर रहे हैं। जब आदमी डरता है तो उनको सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है। अब आपको मालूम है, बहुत घमंड के साथ हमेशा मोदी जी फिरते थे, बोलते थे एक अकेला मोदी सबको भारी। सुना नहीं है? नहीं सुने? अरे क्या भाई, इतने लोग बैठे, मोदी का पार्लियामेंट में जो कहा वो नहीं सुने आपने? एक अकेला सब पे भारी मोदी, उन्होंने खुद ही बोलते थे, अब बोल रहे हैं। ये शक्ति आपकी है, आपके शक्ति के वजह से आज हम मजबूत अलायंस बनाकर पार्टी एक संगठन करके हमने बनाया है। तो इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है, और खास करके महाराष्ट्र में हमारी आघाडी बहुत मजबूत है। आमची आघाडी फार मजबूत आहे, त्याला कोणी हलवणार नाही। आम्ही टक्कर द्यायला तयार आहोत, आणि तिन्ही पार्टी मिळून जे काम आज करत आहोत, आणि राहुल गांधीजींनी जे सगळ्यांना एक मंत्र दिले की डरो मत, कोणी भ्यायचं नाही। तुम्ही भीला, डर गए तो मर गए, उठेंगेच नाही। त्यासाठी तुम्ही एक होऊन ह्या इलेक्शन मध्ये, जसं तुम्ही पार्लमेंट इलेक्शन मध्ये एक होऊन आम्हाला सगळ्यात जास्ती सीट दिला आघाडीला, त्याचप्रमाणे आघाडीची सरकार आणा आणि महाराष्ट्रात सुख संपत सगळं येते। ते सगळे भांडवल आलेत, त्यांच्याकडे काही नाही, आणि सगळे नकली पार्टी आहेत। आता बीजेपी हे करू लागला प्रयत्न, कसा तोडाव, कसा पैसे देऊन वोट घ्यावं। मला वाटतं एक स्कीम काहीतरी त्यांनी काढलंय असं सांगितलंय। कोणतं स्कीम ते? बहीण, हा, अरे 2000 रुपये पैसे देऊन ते एक योजना काढली ना त्यांनी, सगळ्या स्त्रियांना देणं, आणि त्या पैसा दिल्यामुळं ते महिला त्यांना वोट देतील, स्त्रिया त्यांना वोट देतील, ह्या समजुतीनं ते लोक पैसे द्यायला सुरू केले। अहो, तुमचं 2000 रुपये बघता, 2000साठी तुमचं स्वाभिमान विकता, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गिरवी ठेवता, मोदीकडे गिरवी ठेवता तुम्ही। 2000साठी, 1000साठी मोदीला तुम्ही गिरवी ठेवता महाराष्ट्रात। त्यासाठी पैसेला ठोकर मारा आणि एक होऊन हे महाराष्ट्र विकास आघाडीला निवडून आणा। आमची सरकार येईल, तुम्हाला जे पाहिजे ते आम्ही करून देऊ, आणि महाराष्ट्र जे उभे आहे यांच्यामुळे उभं राहिलं नाही। ते याच्या पाठीमागे मी सांगितलं, चव्हाण होते, दादा होते, शरद पवार केले, पतंगराव केले, अनेक लोक, शिंदे केले, किती लोकांचं नाव घेऊ। अरे यांनी तयार केलेला माल मसाला, आणि ते आता हे क्लेम करू लागले यांच्या हातून काही होणार नाही। काही करेल तर आम्हीच करू, आणि आमच्यामुळं देशात अगोदरपासून शेतकरीकडे आम्ही लक्ष दिलंय, आणि शुगर फॅक्टरीज आणि सामान्य जनताला शिक्षण देण्याचं काम हे सगळं आम्ही केलंय। म्हणून ते आम्ही
धैर्याने सांगू शकतो. तुम्ही काय केलं सांगा. फोडणं आणि तोडणं, दुसरं काही काम नाही. त्यासाठी जास्त मी न सांगता एवढंच सांगतो. आणि आता इलेक्शन येऊ लागलेत. हरियाणामध्ये इलेक्शन आहेत आणि जम्मू काश्मीरमध्ये आहेत, महाराष्ट्रामध्ये आहे, त्याच्यानंतर झारखंडमध्ये आहे. हे सगळे इलेक्शनमध्ये आम्ही जिंकतो. जिंकल्यानंतर महाराष्ट्र अगर जिंकलं, सारा देश जिंकेल. महाराष्ट्र जर जिंकेल, सारा देश जिंकेल. आणि मोदीची सरकार थोड्याच वेळात जाईल. इथली सरकार बीजेपीचं तर खतमच होईल, पण मोदी सुद्धा डगमगून तो सुद्धा जाईल. एवढंच विनंती तुमचं करतो. तुम्ही सगळे लोक एक होऊन आम्हाला पाठिंबा द्या, सहकार द्या आणि तुमच्या आशीर्वादानं आमची चांगली सरकार महाराष्ट्रात बनवू. नमस्कार. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र. काय झालं? सांगली जिल्ह्याच्या बहुजन समाजाच्या वतीनं राहुल गांधी यांना घोंगडं आणि काठी आणि खरगे साहेबांना ढोल देऊन या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करण्यात येत आहे. यानंतर कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन खासदार पाटील सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या जन्मभूमी, वसंतदादांची कर्मभूमी आणि स्वर्गीय डॉक्टर पतंगराव कदम साहेबांच्या कर्तृत्वाने पावन झालेल्या या कडेगाव तालुक्यात खास करून कदम साहेबांच्या लोकतीर्थ या स्मारकाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेले देशाचे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष, राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते माननीय खासदार मल्लिकार्जुन खडगेजी.